सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। जैसा कि मैंने वाक्य के आखिरी भाग के वीडियो में बताया था कि वाक्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, और वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। ये पाठ भी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे वो आईसीएसई के बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सब में ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा जो वाक्य बनते हैं उनका परिवर्तन करना आपके लिए आवश्यक होता है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है, एक एक्स्ट्रा है जिसको कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। शुरू करते पहले ये जानना कि वाच्य कहते किसको हैं। वाच्य का मतलब होता है वाक्य का वो रूप जिससे हमें ये पता चले कि वाक्य की क्रिया जो है वो किसके अनुसार लिखी गई है, यानी वाक्य का जो भाव है वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, जो कि यहाँ पे परिभाषा में लिखी हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य में क्रिया होगी, क्रिया होना आवश्यक है। वाक्य में अगर क्रिया ना हो तो वाक्य अधूरा है। तो अगर क्रिया होगी तो किसी के अनुसार तो होगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि वह खेल रहा है या वह खेल रही है, तो ये रहा है या रही है हमें बताता है कर्ता के विषय में कि कर्ता स्त्रीलिंग रूप में है या पुल्लिंग रूप में। तो ये क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया ने हमें कर्ता के बारे में बताया। उसी तरह कई वाक्यों में हम देखते हैं कि क्रिया जो होती है वो कर्ता को ना बताकर कर्म के अनुसार होती है। जैसे पतंग उड़ रहा है, टोपी गिर गई, तो अब ये टोपी चाहे किसी पुल्लिंग ने पहना हो या स्त्रीलिंग ने पहना हो, लेकिन वहां पे हम लोग ऐसे ही बोलेंगे। जैसे राधा की टोपी गिर गई या सेठ की टोपी गिर गई, तो यहाँ पे सेठ है पुल्लिंग, फिर भी गिर गई क्रिया का रूप है। राधा स्त्रीलिंग है और फिर भी उसकी टोपी गिरी है, तो यहाँ पे गिर गई का ही इस्तेमाल हुआ है, यानी क्रिया स्त्रीलिंग रूप में ही है। कारण कि यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार लगाई गई है। अभी मैं आपको बता रही हूं कि कुछ वाक्यों में क्रिया जो होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है सोनिया खेल रही है, सोनिया स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी रही है लगा है, यानी स्त्रीलिंग रूप में लगा है और एक वचन में ही लगा है, तो ये कहलाएंगे कर्तृवाच्य, यानी कर्ता के अनुसार जिसमें क्रिया लगा हो। कर्तृ यानी कर्ता के अनुसार। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में आते हैं। यहां देखिए सेठ पुल्लिंग है लेकिन टोपी गिर गई। हम लोगों ने टोपी के अनुसार क्रिया का रूप स्त्रीलिंग में बदल दिया। तो ये क्या है, टोपी क्या है, कर्म है। कर्म, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा कि कर्म किसको कहते हैं। हमने कारक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कारक कर्म का मतलब होता है क्रिया का असर जिस चीज पे पड़ता हो, क्रिया जो हो रही है उसका असर जिस चीज पे पड़ता हो उसको कहते हैं कर्म। और कर्म को पहचानने के लिए प्रश्न होता है क्या या किसे, इंग्लिश में इसे कहते हैं व्हाट या whom। ठीक है, तो यहाँ पे गिर गई, क्या गिर गई, टोपी, तो टोपी क्या है, कर्म है। अब इस कर्म के कारण यहां पर ये बन जाएगा कर्म वाच्य। अब तीसरे वाक्य में आते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। अब यहां पे है चलने का काम किया नहीं जा पा रहा है। यहां पे क्या है, भावना है, एक एहसास है, तो उस एहसास को बताया जा रहा है। इसमें ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया है और ना ही कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार क्रिया है, तो ये कहलाते हैं भाववाच्य।
भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इसको पहचानने के और भी कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगी आगे, जैसे जैसे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते जाएंगे तो वो मैं बताते जाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्य दो भेद हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। बच्चों ये अधिकतर आपको लिखा हुआ मिलता नहीं है। अकर्तृवाच्य वाच्य के रूप में ही 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है, लेकिन मैं आपको चूंकि डिटेल में बता रही हूं इसलिए मैं बता दे रही हूं कि इसको अकर्तृवाच्य कहते हैं, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इसको अकर्तृवाच्य कहते हैं। और इसमें कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता से ही संबंधित होता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य। तो ये पहला है कर्तृवाच्य और ये दूसरा है अकर्तृवाच्य। इनको 2 भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिनके उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको बताए। अब इन तीनों को डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी, साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगी कि आपने इंग्लिश में इन वॉइस को, एक्टिव वॉइस को किस तरह से जाना था और पैसिव वॉइस कैसा था। उससे क्या होगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर समझ पाएंगे। अब जिस भी भाषा में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो आपकी सहायता जरूर करेगी। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं वाच्य के तीनों भेदों को। पहला तो है एक्चुअली तीनों नहीं, दोनों भेदों को, कर्तृ और अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य में जो 2 भेद हैं उनको भी। तो पहला है कर्तृवाच्य। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया, कर्तृवाच्य का मतलब है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य कथन का केंद्र कर्ता होता है। केंद्र यानी मुख्य बिंदु, मुख्य भाव जो होता है वो कर्ता होता है, सेंटर। केंद्र इंग्लिश में सेंटर कहलाता है। तो कर्तृवाच्य कथन का, वाक्य का केंद्र यानी सेंटर जो होता है वो कर्ता होता है। उसमें कर्म गौण होता है, यानी कर्म का महत्व कम होता है। गौण का मतलब कम होना। इसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं यहाँ पे, और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, यानी ऐसी क्रियाएं भी हो सकती हैं जिसमें कर्म हो और ऐसी क्रियाएं भी हो सकती हैं जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिखा है, पहला है राजीव सोता है। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ये एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि अगर इस वाक्य की क्रिया के साथ हम क्या या किसे प्रश्न लगाते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। यानी अगर हम पूछें क्या सोता है तो उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे पूछना पड़ेगा कौन सोता है। और कर्म को पहचानने के लिए हमें कौन नहीं, सिर्फ क्या या किसे, व्हाट या whom का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ना तो हमें क्या का उत्तर मिलता है और ना ही किसे का, इसलिए ये एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप मेरी क्रिया की वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, मैं इसका क्रिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको देख लें और अकर्मक और सकर्मक क्रिया को एक बार आप समझ लें। उसके बाद है दूसरा वाक्य, उदाहरण के अनुसार जो मैंने दिया है वो है सकर्मक, यानी कर्म के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, जिसमें कर्म है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ता है क्रिया के साथ आपने प्रश्न लगाया क्या, तो क्या का उत्तर हमें मिलता है पुस्तक, यानी यहाँ क्या का उत्तर मिलता है, ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ क्या का उत्तर नहीं मिलता, या ये अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह हमने देखा कि कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया के साथ भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया के साथ भी हो सकती है। बस इसमें मुख्य कार्य क्या है कि कर्तृवाच्य में कथन जो होता है वो कर्ता के आधार पर ही होता है, इसलिए उसे कर्तृवाच्य भी कहा जाता है। अगला देखिए, मैंने जैसे कहा था कि इंग्लिश से आपको संबंधित करके मैं इस पार्ट को समझा रही हूं, तो मैंने एक उदाहरण यहाँ पे दिया है एक्टिव वॉइस का, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। ठीक है, ये मैंने आज आपको एक उदाहरण दिया।
ये हो गया एक्टिव वॉइस का उदाहरण, ये हो गए कर्तृवाच्य के उदाहरण। आशा है कर्तृवाच्य आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अकर्तृवाच्य के पास। जैसा कि नाम में ही अ जुड़ा है और हम पहले से जानते हैं कि अगर किसी चीज में अ जुड़ जाए इसका मतलब उसमें उस चीज का अभाव है। जैसे ज्ञान के साथ अ जुड़ जाता है तो वहां पे ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर जब हम कर्तृवाच्य यानी कर्तृ के साथ अ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ कर्ता का अभाव होगा। तो जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त हो जाता है, गौण का मतलब मैंने अभी आपको बताया महत्व का कम होना, और लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना, छुप जाना। तो जिन वाक्यों में कर्ता का महत्व कम हो या वो नजर ही ना आए, छुप ही जाए, दिखे ही नहीं करता, वो कहलाते हैं अकर्तृवाच्य। एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको ये बता दूं, मैं अक्सर कॉपी चेक करती हूँ बच्चों की, तो मैं देखती हूँ कि ये जो डैश है ये आप लोग कहीं भी लगा देते हैं। जब आप लिखने लगते हैं एक शब्द लिखने लगते हैं और आपके मार्जिन लाइन आ जाती है तो आप क्या करते हैं कि बस वहां पे डैश दे देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण ले लूं तो जैसे यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं अकर्म, अब यहाँ पे क लिखने का जगह नहीं बचता तो आप डैश लिख करके दूसरी लाइन में क लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस डैश को भी देने का एक नियम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। कहने का मतलब है जब आप दो शब्दों को मिलाकर बना रहे हैं या दो शब्द संधि के साथ वाले शब्द हैं या समासिक पद हैं, यानी उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो आप वो डालिए, ये डैश डालकर दूसरे वाक्य में दूसरे लाइन में लिखिए। कि ऐसे सिर्फ एक वर्ण के लिए डैश डाल के दूसरी लाइन में बिल्कुल ना लिखा करें, ये गलत तरीका है। इससे आपके उस लाइन का महत्व कम हो जाता है, उस शब्द का महत्व कम हो जाता है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे दो हैं, कर्तृ और वाच्य दो जुड़े हुए थे, तो मैंने अकर्तृ यहाँ पे लिख दिया, वाच्य यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इस तरह से लिखते हैं उस डैश तक, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। इस तरह के शब्द स्वीकार्य नहीं होते। तो जब आप लिखने लगे तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान जरूर दें लिखने के तरीके पे, कि अगर आप इस तरह से शब्द को तोड़ कर लिख रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो जगह की कमी की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये ध्यान दें कि दोनों शब्द ऐसे वर्ण ऐसे जगह से तोड़े कि दोनों जगह का कोई अपना महत्व लगे, देखने में लगे कि हाँ तोड़ा गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। पहला है कर्मवाच्य। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इन वाक्यों में केंद्र बिंदु यानी सेंटर जो होता है, कर्ता की जगह कर्म होते हैं और इसलिए वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक है। कर्म की प्रधानता के कारण इनमें या तो कर्ता का लोप हो जाता है, यानी कर्ता नजर ही नहीं आता, या फिर कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग हो जाता है। अथवा का मतलब तो आपको पता ही होगा, अथवा का मतलब होता है या। तो ऐसे वाक्यों में या तो कर्ता होते ही नहीं है, कर्ता गायब हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या फिर जो कर्ता होते हैं उनके बाद से या द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में सोनिया से गीत गाया गया या फिर सोनिया द्वारा गीत गाया गया। मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ लिख दिए हैं स्लैश देके, ताकि आप समझ सके कि दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देख अब यहाँ पे मैंने साथ में लिख दिया है कर्ता के बाद से और या द्वारा का प्रयोग के साथ मैंने ये उदाहरण बनाया। जैसा कि यहाँ पे लिखा है परिभाषा में, से अथवा द्वारा का प्रयोग हो जाता है जस्ट कर्ता के बाद। देखिए कर्ता हमारी सोनिया है, सोनिया के तुरंत बाद से या द्वारा का प्रयोग किया गया। सोनिया से गीत गाया गया, राजीव से पुस्तक पढ़ा गया। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पतंग उड़ रही है। यहाँ पे आपको कोई भी कर्ता नजर नहीं आ रहा है। पतंग जो कि एक कर्म है, क्या उड़ रही है? तो पतंग उड़ रही है। पतंग एक कर्म है,
लेकिन यहाँ कोई कर्ता नहीं है। उड़ाने वाला कौन है नहीं बताया गया। यहाँ पे कर्ता का लोप हो गया, पतंग उड़ रही है। तीसरे वाक्य में भी कर्ता का लोप है। रोगी को दवाई दे दी गई। क्या दे दी गई? दवाई। किसे दे दी गई? रोगी को। क्या और किसे दोनों का उत्तर मिल रहा है, लेकिन कर्ता को पहचानने के लिए जो कौन होता है उस कौन का उत्तर हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो यानी यहाँ भी कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है, कर्ता छुपा हुआ है। उसका मतलब ये जो परिभाषा है उसके अनुसार ये वाक्य पूरे उतरते हैं कर्मवाच्य के लिए, जिसमें या तो कर्ता का लोप हो जाता है यानी छुप जाता है, या फिर कर्ता के तुरंत बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। और मैंने इंग्लिश वाला जो आपको बताया था पैसिव वॉइस, देखिए, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है वही हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जिस तरह से मैंने बताया, उम्मीद है कि आपके अंदर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को लेकर जो संदेह यानी कंफ्यूजन होगा उसमें जरूर थोड़ी सी कमी आई होगी। तो इसके साथ ही हम लोग तीसरे भेद को जानना शुरू करते हैं और उसका नाम है भाववाच्य। तो जिन क्रियाओं के साथ अकर्मक क्रियाओं का भाव हो, यानी कि क्रिया हो लेकिन उसमें कर्म का भाव जुड़ा हुआ ना हो, तो वे कहलाते हैं भाववाच्य। ऐसे वाक्यों में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, याद करके रखिएगा। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन में होते हैं, चाहे कर्ता बहुवचन में भी हो लेकिन क्रिया वहां पे एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। पुल्लिंग होंगे क्रिया हमेशा और अकर्मक क्रिया होंगी। साथ ही साथ ये अन्य पुरुष में रहेगा। अन्य पुरुष यानी जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, शी, इट वाला, यानी वह या किसी का नाम, इसके साथ जो क्रिया जुड़ता है, जैसे वह जाता है, राम खेलता है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है यानी थर्ड पर्सन के साथ, अन्य पुरुष के साथ जुड़ने वाली क्रियाएं ही इसमें जुड़ती हैं। और एक चीज जानने वाली है जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ऐसे भाववाच्य अधिकतर ना के ही संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ज्यादातर आप उसमें ना का ही प्रयोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सोहन से चला नहीं जाता। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में जाना क्रिया का ही एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक क्रिया यहाँ पर अंत में लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, सोहन से चला नहीं जाता, जाना क्रिया का जाता ये एक वचन में है, यहाँ भी एक वचन में है, पुल्लिंग में है, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग होते हुए भी यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग रूप में है, यहाँ बहुवचन होते हुए भी एक वचन में है। ये चीजें आप देख रहे हैं। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या है? मुख्य क्रिया है चलना, नाचना और दौड़ना, यानी हम इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो मुख्य क्रिया जो है वो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग में है, सारे जगह एक वचन में है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा तो आपके भाववाचक आराम से बदल जाएंगे, बन जाएंगे। अब हम लोग इनको परिवर्तित करना भी सीखते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदले, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदले, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदले या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदले। तो हम देखते हैं कि इनके बदलाव कैसे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ सामान्य कर्तृवाच्य लिखे हैं, मैंने पत्र लिखा, और जैसा कि कर्मवाच्य में मैंने बताया था कि यहाँ से या के द्वारा लगता है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बदल कर ने को हटाकर यहाँ मैंने लिख दिया मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। क्या वे खेलेंगे? क्या उनके द्वारा खेला जाएगा? कलाकार मूर्ति गढ़ता है,
कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप स्त्रीलिंग में है, लेकिन भाववाच्य में स्त्रीलिंग में कभी नहीं बदलेगा। अगर इसी को हमें बदलना होगा तो वहां पे हम लिखेंगे कलाकार से मूर्ति गढ़ा जाता है, यानी उस भाव को डालना है, ये बताना है कि वो गढ़ सकता है। इसके बाद बारी है कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने की। कर्तृवाच्य एकदम सामान्य वाक्य है, मैं नहीं पढ़ता। इसे हम जब भाववाच्य में बदलते हैं तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। देखिए मैंने यहाँ जाना क्रिया को ही एक वचन और पुल्लिंग रूप में बदल दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, भाववाच्य में बदल गया। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। यहां भी देख लीजिए आप, मुख्य क्रिया है ये पढ़ा और सोया, जो कि पुल्लिंग में है, एक वचन में है और अकर्मक है। उसी तरह यहाँ पर भी मैंने जाना क्रिया को बदल दिया है, जाना क्रिया को ही यहाँ पे प्रयोग किया है। अब यहाँ कर्मवाच्य को बदला गया है कर्तृवाच्य में। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, मीरा कल पत्र लिखेगी। इसको सामान्य वाक्य में बदल दिया गया, कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप को लिख दिया गया। बालकों द्वारा फुटबॉल खेली गई, बालकों ने फुटबॉल खेली, सामान्य वाक्य। अब यहाँ है भाववाच्य, जिसको फिर से कर्तृवाच्य में बदला गया। छात्रों से कक्षा में पढ़ा जाता है, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। लड़कियों से सोया नहीं जाता, लड़कियां सोई नहीं हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य जो कि अलग अलग वाच्यों में बदले गए हैं, जैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य। ऐसे उदाहरण मैं अपनी पुस्तक से आपको इसी वीडियो में दूंगी ताकि आप थोड़ा समझ सके। इसके अलावा कुछ अभ्यास कार्य भी मैं आपको दूंगी, जिसको आप बदलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस पाठ को। और मेरे कथनानुसार ये रहे आपके लिए कुछ उदाहरण जिनको कि अलग अलग वाच्यों में बदला गया है। साथ ही ये रहे आपके लिए बहुत थोड़े से अभ्यास कार्य। उम्मीद है कि वाच्य आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों, वाच्य एक बहुत विस्तृत पाठ है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा सरल करके इंग्लिश के साथ मैच करके बताया है ताकि आपके लिए भी आसान हो और परीक्षाओं में आप वाक्य परिवर्तन करके वाच्य को सही तरह से पहचान के अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से अभी विदा चाहूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए पाठ के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।